क्या इंडिया ऐसे डिसीजन लेता? ही लव्स मी नॉट। आखिर क्यों भारत सॉफ्ट डिप्लोमेसी पर फोकस्ड है? पिलर नंबर 3, ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। आखिर क्यों जरूरी पड़ा नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की ओर मूव करने की? मीन्स वी विल हॉन्ट वॉट एवर, वेन एवर एंड वेयर एवर इंडिया वॉन्ट्स। India is the world's largest democracy. India is also the fastest growing market now for Codex. Wonderful to be back in India. India has more promise than any large country in the world. India stands at the vanguard of human progress. And position your country as a prominent and dominant global power. I predict that the 21st century is going to be the Indian century. कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक। पार्वती पतये। हिंदुस्तान न आंख झुका के बात करेगा, न आंख उठा के बात करेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान आंख में आंख मिला के बात करेगा। अंधेरे आसमान से धरती एक शांत कैनवास जैसे दिखती है और उस कैनवास पर एक तीखा सा ट्रायंगल शेप चमकता है, भारत, जिसके वेस्ट में मिडिल ईस्ट है, जहां शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर का एक हिस्सा अपनी दस्तक दे रहा है। और रात के समंदर में जहाज़ों की भीड़ से जो रोशनी की चमक थी अब शांत हो चुकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया की सांसें इसी लाइन से चलती हैं। ऑयल, गैस और हर तरह का ग्लोबल ट्रेड उन जायंट शिप के थ्रू, जिसे क्वीन ऑफ ओशियन भी कहा जाता है। और वही सप्लाई चेन क्वाइटली कन्वर्ट होती है हमारे घर के गैस सिलेंडर में, कार के पेट्रोल में और उन डेली यूज के सामान में, जिसे हम फ्रिक्वेंटली बिना सोचे समझे यूज करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एंड टू एंड एक देश का पूरा डिप्लोमेसी मैकेनिज्म काम कर रहा होता है, और उसमें अगर जरा से भी ग्लिचेस आ जाएं तो इम्पैक्ट सीधा हमारे डे टू डे लाइफ पर पड़ता है। हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। 28 फरवरी 2026 यूएस एंड इजराइल ने मैसिव कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स किया अगेंस्ट ईरान एंड रिजल्ट ब्लॉकेज ऑफ हार्मुज स्ट्रेट, जिसके कारण भारत में भी सिलेंडर्स की डिमांड में पैनिक लाइन लगे। स्टॉक मार्केट्स टर्न इनटू अ बियर मार्केट। हर तरफ डिबेट एंड एनालिसिस के मार्केट बुल हो गए। लेकिन एक मिनट, मैं आपको डिबेट के उस बुल एंड बियर ट्रेंड में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि अब तक आप सब ने पूरा वॉर सिनेरियो समझ लिया होगा। कुछ अच्छे डीप एनालिटिकल चैनल्स को छोड़ दें तो एकदम होड़ से लग जाती है फर्स्ट टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाने की, और व्यूज एंड लाइक्स के चक्कर में बेसलेस नैरेटिव को पिन कर निकल जाते हैं। एंड देन डॉग फाइट। मैम इजराइल के साथ टेस्टनेस करना चाहिए, इजराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खामनाई साहब को मारा है। अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उसे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते हैं। और अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर अपने देश में घटना तो घटी हुई है। एक ये मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इजराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अभी इजराइल के साथ तो बम देखा आया। कल परसों मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के कहा बेटे कार दफ्तार करे, कहा नमाज पढ़े, कहा अपने घर पे सोवे, और उसने देख के सारी इजराइल को बतला। इजराइल ने वहीं हमला करा ज्यादा। कोरोना आया खेमने की मृत्यु के बाद मैम सुबह बहुत रोया। मैम क्यों नहीं रोगी जब हमारे रेपर थे? इसलिए अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो मोदी जी को हम क्यों रोते? मैम जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। और इसी बीच इंडिया के सामने वही पुराना नैरेटिव स्टैंड हो जाता है। इंडिया किसके साथ है? अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ या ईरान के साथ? मतलब ऐसे सिनेरियो में अ हैंडफुल ऑफ अनइन्फॉर्म्ड पीपल ही इंडिया का जियोपॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी डिसाइड कर देते हैं। ऐसे में इंडियन ब्यूरोक्रेट्स क्या करें? चले जाएं वापस से यूपीएससी प्रिपरेशन में। We are the children of चाणक्य। डिप्लोमेसी इनके बाप को हम सिखा सकते हैं।
नैरेटिव गैंग पूरी कोशिश में लग जाते हैं रिजल्ट डिक्लेयर करने में कि इंडियन डिप्लोमेसी टोटली फेल हो चुकी है, और यही वो क्रिटिकल मोमेंट है जहां सॉफ्ट डिप्लोमेसी का रियल टेस्ट होता है, क्योंकि यहां किसी कंट्री के साथ होना अक्सर किसी एक साइड झुक जाना मान लिया जाता है, या नेशनल इंटरेस्ट में गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग को फॉलो करना मतलब बैलेंस ऑफ अप्रोच वाली प्रिंसिपल को फॉलो करने को फेल्ड हुक सेट कर दिया जाता है। आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है, आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है, ठीक है। अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे, वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन कुछ कांस्टेंट रहेगा, तो वो है परमानेंट गवर्नमेंट। कंफ्यूज मत होना, परमानेंट गवर्नमेंट मीन्स ब्यूरोक्रेट्स। Civil servants are selected through UPSC, but temporary governments are formed by political parties elected by the people of India, and that's why, despite being temporary, they often hold more power than permanent system. तो समझ रहे हो ना आप अपनी आम आदमी होने की ताकत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो न गवर्नमेंट के फेवर में है न अपोजिशन के फेवर में है, ये वीडियो भारत के फेवर में है, क्योंकि आजकल एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव कॉइन हो चुका है। अपोजिशन के फेवर में बातें ना करो तो अंधभक्त और करो तो देशद्रोही। ऐसे में भारत की भोली भाली जनता इस डॉग फाइट जैसे वर्ड अंधभक्त और देशद्रोही नैरेटिव के गोद में लोड़ी का मजा ले रहे होते हैं मतलब भटके हुए होते हैं, और इसी लेफ्ट वर्सेस राइट के सहारे उनके घर की रोटियां भी चलती है। देश का कौन सोचता है? न देश का हिस्ट्री पता, न ज्योग्राफी, न पॉलिटी, न सोसाइटी एंड कल्चर, न जियो पॉलिटिक्स, न इंटरनल सिक्योरिटी, न एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, न फिलॉसफी, क्योंकि इन सब नॉलेज के बिना हम कभी भी उस कलेक्टिव एनालिसिस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और फिर एक एंगल पर थाउट को कंसंट्रेट कर डॉग फाइट में ही लगे रह जाते हैं। मुझे एक बार मोदी से कह दे कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, और मुझे ईरान बुला रहे हैं। मैं हमारे जो पेट में बच्चे हैं ना, वो भी हमने उन्हीं के लिए रखे हैं, हम देते रहेंगे। अगर एक हम नहीं उन्होंने नहीं किया ना, हमारे घर से हम नहीं निकलेंगे। अब भोंकने की जैसी आजादी भारत में मिलती है वैसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, झंडा एक ही चलेगा, तिरंगा, ठीक है। अगर दूसरी कंट्री का अगर कोई चाहे हमारा ही समुदाय दूसरी कंट्री का अगर झंडा अगर हाथ में ले रहा है तो वो भी एक आतंकवादी है, वो भी देशद्रोही है, वो भी देश विरोधी है। मुसलमानों से कहता हूँ, कट्टरवाद से निकलो। हमारा धर्म तो मुसलमान है, हम इस्लाम है, मुसलमान है। अब वो हम परिवर्तित हैं, कब हुए कब नहीं हुए, इन सब चीजों में हम नहीं घुसेंगे। लेकिन जो हमारा डीएनए है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो सनातनी है। आपको सनातन से नफरत करके आप अरबिक मुसलमान नहीं बन जाओगे। अरब के लोग नहीं कह देंगे आपको कि आ जाओ, बाहें खोल करके आपका स्वागत है। ये ईरानी मुसलमान नहीं बन जाओगे आप सनातनी मुसलमान हो, सनातनी मुसलमान रहो। डीएनए आपका जो है वो भारतीय है, भारतीय रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। धर्म आप जो भी चाहे ले लो, आपकी मर्जी है। इस्लाम पहले है या देश पहले है? इस्लाम पहले। संविधान हमारे इस्लाम के आड़े आएगा, वहां हम संविधान को नहीं मानेंगे। एंड इन डिप्लोमेसी दिस इज व्हाट वी कॉल चीप गॉसिप, जिसे फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। रिमेंबर वन थिंग, डिप्लोमेसी आपके डिनर के प्लेट में है, डिप्लोमेसी आपके कार के पेट्रोल में है, डिप्लोमेसी आपके राइट टू लाइफ में है, जिसे बड़े आसानी से आप सब कहते हो ना, माई लाइफ, माई रूल्स, माई चॉइसेस। ये सब कुछ में डिप्लोमेसी है। और इंटेलिजेंस की आंखों से कुछ भी धुंधला नहीं होता, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो आगे सब कुछ खुद क्लियर हो जाएंगे, और इस वीडियो के बाद आपके अंदर इतने क्यूरियोसिटी जागेंगे कि आप खुद रोक नहीं पाएंगे इस नशा को समझे बिना। क्योंकि आम जनता का लाइफ मतलब आपकी लाइफ तो बड़ी सुकून से जा रहे होंगे 9 to 5 में, लेकिन आपके सुकून के पीछे एक पूरा सिस्टम है जो अपनी सुकून, या फिर यूं कहें देश के दुश्मनों की सुकून को खा कर बैठे हैं आपकी सुकून भरी जिंदगी के लिए। इस वीडियो में मैं इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी पावर के उस हर एस्पेक्ट पर बात करूंगा कि ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी आखिर में कितना सॉफ्ट है इंडिया के लिए। एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन पर फोकस होगा, जिसमें यूएस, इजराइल एंड ईरान का भी पिन पॉइंट स्ट्रेट एनालिसिस होगा। हम समझेंगे इंडिया का गेम आर्म कॉन्फ्लिक्ट प्रेशर की लैंग्वेज नहीं, डायलॉग डिप्लोमेसी की लैंग्वेज है। क्योंकि सॉफ्ट पावर का मतलब सिर्फ बुद्ध नहीं, एक अकेला कृष्ण है। साम, दाम, दंड, भेद, मतलब जहां बांसुरी बजाने से ही सारा काम बन जाए, वहां बात बात में युद्ध की क्या जरूरी। क्योंकि महाभारत एक बार और आखिरी बार ही होता है। मेरे से पूछेंगे कि इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन हैं?
मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। मार्च 2026 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से न्यूज आती है कि ईरान के साथ डायरेक्ट डिप्लोमेटिक डायलॉग ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेन लॉन्ग शिप ने क्रूड ऑयल लेकर मुंबई पोर्ट पहुंच चुका है। इसे फर्स्ट इंडिया बाउंड वेसल माना गया जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद सेफली क्रॉस किया। We have kept you informed of the ships, the Indian ships which have so far crossed the Strait of Hormuz. We've had 4 ships. They were laden with LPG. They have arrived in India. They safely crossed the Strait of Hormuz few days back. We continue to be in touch with all concerned countries for the safe transit of our ships. और बाद में तो फिर कुछ इंडियन फ्लैग्ड शिप्स का क्रॉस होना, जैसे शिवालिक, नंदा देवी शिप के बाद तो एकदम से जियो पॉलिटिक्स में ये बात आग सी लग गई कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटैक से एक दिन पहले इजराइल से होकर आए और नेक्स्ट डे ही ईरान पर अटैक होने के बाद जहां दुनिया भर के देशों के शिप क्रॉस नहीं हो रहा, वहां इंडियन शिप सेफली क्रॉस कर रहा है। और यही है इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की हुक लाइन। जहां दुनिया टेंशन को एस्केलेट करती है, वहीं भारत मोहब्बत का पैगाम भेजता है। मतलब डायलॉग डिप्लोमेसी की बात कर दिलों में जगह बनाता है। तो अब इसी ट्रस्ट को थोड़ा रिवाइंड करते हैं हिस्ट्री में। सॉफ्ट डिप्लोमेसी या पब्लिक कल्चरल डिप्लोमेसी बेसिकली उसी सॉफ्ट पावर का ग्राउंड वर्जन है जहां कंट्रीज अपने कल्चर, वैल्यूज, पॉलिसीज की क्रेडिबिलिटी और पीपल टू पीपल कनेक्शन के थ्रू ऐसे इन्वायरमेंट बनाती है कि दूसरे देश खुद से कोऑपरेट करने लग जाते हैं। और इंडिया इसी पॉइंट पर इतना स्ट्रांग है जिसके आसपास दुनिया का कोई देश नहीं टिकता। वाइब्रेंट एंड डाइवर्स कल्चर, भाषा, फूड टेस्ट एंड राइट स्पिरिचुअलिटी में तो हम फादर हैं सबके। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स हमारा जियोग्राफी कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी इतना स्ट्रांग है जो कंट्री की डिप्लोमेटिक चेन को ऑटोमेटिक स्ट्रांग बना देती है। और यही इंडिया की स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। हमारी डाइवर्स ज्योग्राफी ने इतना वाइब्रेंट एंड डाइवर्स कल्चर को बिल्ट किया है कि इंडिया के सॉफ्ट पावर को डिफरेंट टाइम, सिचुएशन, प्लेसेस, पीपल एंड डिमांड्स के अकॉर्डिंग कब कैसे एक्ट करना है ये डिसाइड करता है, जिससे एक कॉन्सेप्ट बाहर निकल कर आता है, नेशन फर्स्ट। और थोड़ा पैसेंस रखिए, मैं ये नेशन फर्स्ट के ग्लोबल कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा कि किस तरह से इंडियन डिप्लोमेसी से बाहर निकलकर ये कॉन्सेप्ट आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट भी बन रहा है। इंडिया के पास हार्ड पावर है, लाइक अ पैंथर। हम यूजुअली रिएक्ट नहीं करते, वी हॉन्ट व्हाट वी वांट टू हॉन्ट। साथ ही हार्डकोर आशिक भी है, तुम मोहब्बत करो ना करो, हम तो मोहब्बत करवा ले जाएंगे तुमसे। मतलब लोगों का दिल जीतना। खैर, अब इस बात को मैं इतिहास की गलियों में और क्लियरली से दिखाता हूँ। इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी कोई आज की प्रिंसिपल नहीं है, ये सदियों पुरानी सिविलाइजेशन हैबिट है। आइडियाज, नॉलेज, आर्ट और फेथ के थ्रू रिलेशनशिप्स बनाना वो वाला रिलेशनशिप नहीं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। खैर आइए अब थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ। आप सोच रहे होंगे और कितना पीछे? तो तीर धनुष पर जितना पीछे जाता है उतना तेज और दूर तक आगे जाता है। इसलिए इतिहास को हम जितना समझेंगे उतना ही हम देश के आगे की स्ट्रैटेजी को अलग नया रंग दे पाएंगे। तो जब दुनिया में इन्फ्लुएंस का मतलब तलवार होता था, तब भारत का तलवार एजुकेशन और स्पिरिचुअल थिंकिंग था। तो आइए जानते हैं उन सारे मेजर पॉइंट्स को, आखिर क्यों भारत सॉफ्ट डिप्लोमेसी पर फोकस्ड है। पॉइंट नंबर 1, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एंड मिशंस। सम्राट अशोक के समय भारत सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक थाउट का सेंटर बन चुका था। कलिंग वॉर के बाद अशोक ने तलवार से ज्यादा धम्म को अपना मैसेज बना दिया। हिस्टोरिकल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। वहां के राजा देवन नामपिया टिस्सा ने इस धर्म को अपनाया और बुद्धिज्म धीरे धीरे राज्य का हिस्सा बन गया। ये सिर्फ धर्म का प्रसार नहीं था बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर और नॉलेज डिप्लोमेसी का एंशिएंट रूप था। श्रीलंका में बुद्धिज्म के स्ट्रॉन्ग रूट का क्रेडिट आज भी इन्हीं मिशंस को दिया जाता है। इस प्रोसेस ने दिखाया कि भारत ने कभी भी वर्ल्ड के किसी भी स्टेट्स पर फर्स्ट अटैक नहीं किया बल्कि अपने विचारों से जोड़ा। पॉइंट नंबर 2, नॉलेज एक्सपोर्ट। नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज सिर्फ पढ़ाई के सेंटर नहीं थे, ये एक सिविलाइजेशन नेटवर्क था जहां से पूरे एशिया में नॉलेज का फ्लो होता था। नालंदा यूनिवर्सिटी में चाइना, कोरिया, तिब्बत एंड साउथ ईस्ट एशिया से स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स आते थे। इसमें सबसे फेमस ट्रैवलर था जुन जियांग एंड फाहिन।
जिसने भारत के एजुकेशन सिस्टम को डिटेल में डॉक्यूमेंट किया। ये दिखाता है कि भारत में एजुकेशन सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल नॉलेज एक्सचेंज का मॉडल था। और आज का भारत, एजुकेशन इज नो लॉन्गर अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट जॉब एंड मैरिज एंड समहाउ वी कॉल दैट लव। सच बताना, आपने शादी क्यों करा? फॉर लव, परंपरा और समथिंग एल्स? I mean, I am not against marriage, but I stand against illogical rituals and blind beliefs, जो कि हमारे रियल रूट्स को वीक करता है। तो क्या ऐसे करेंगे देश को प्रोटेक्ट एंड डेवलपमेंट? आई विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप राइटली एजुकेटेड नहीं होंगे तो याद है ना, फिर स्टार्टिंग में मैंने जो कहा था, लेफ्ट वर्सेस राइट की नैरेटिव लोरी। पॉइंट नंबर 3, कल्चरल इम्पैक्ट्स इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का इन्फ्लुएंस किसी जीत या पॉलिटिकल चेंजेस से नहीं बल्कि कल्चरल एंड रिलेशनशिप्स के थ्रू स्प्रेड हुआ। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंडियन ट्रेडर्स, मॉन्क्स और स्कॉलर्स अपने साथ लैंग्वेज, रिचुअल्स और आइडियाज लेकर गए। संस्कृत और लोकल लैंग्वेज का मेल, रामायण, महाभारत और टेम्पल आर्किटेक्चर ने वहां की पहचान को शेप किया। ये पूरा प्रोसेस पीसफुल डिफ्यूजन था, जहां लोकल सोसाइटीज ने इन आइडियाज को अपनाया, एडेप्ट किया और अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लिया। फिर आज़ादी के बाद भारत ने इस अट्रैक्शन वाली ट्रेडिशन को एक मॉडर्न फ्रेमवर्क दिया, जिसे आज हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के रूप में समझते हैं। इसलिए ये क्लियर होता है कि भारत का ग्लोबल इम्पैक्ट हमेशा इन्फ्लुएंस से आया है, डोमिनेंस से नहीं। पॉइंट नंबर 4, गांधीज नॉन वायलेंस फिलॉसफी। गांधी ने नॉन वायलेंस को सिर्फ एक मोरल प्रिंसिपल नहीं बल्कि एक पावरफुल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बना दिया। उनकी नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस ने दिखाया कि बिना हथियार उठाए ही बड़े से बड़े साम्राज्य चैलेंज किए जा सकते हैं। इसी तरह नॉन वायलेंस एक देश तक सीमित नहीं रहा, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ रेसिस्टेंस बन गया। ये प्रूफ है कि भारत के विचार सिर्फ अपनी बॉर्डर्स तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सोच को शेप करने का पावर रखता है। पॉइंट नंबर 5, नॉन अलाइनमेंट। कोल्ड वॉर के टाइम जब दुनिया 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो रही थी, तब भारत ने एक अलग रास्ता चुना, नॉन अलाइनमेंट। जवाहरलाल नेहरू ने क्लियर मैसेज दिया कि इंडिया किसी भी सुपर पावर कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। यह अप्रोच बाद में नॉन अलाइन मूवमेंट का फेस लिया, जहां कई डेवलपिंग नेशंस एक साथ आए। इसका कोर आइडिया था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपने डिप्लोमेटिक डिसीजंस खुद लेना बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। इससे दुनिया को एक नई लैंग्वेज मिली जहां पावर के बीच भी इंडिपेंडेंस और प्रिंसिपल्स को मेंटेन किया जा सकता है, और इसी स्ट्रैटेजी को अब भी एडवांस कर डिप्लोमेसी में यूज किया जाता है। लेकिन आज सवाल यहां खड़ा होता है, क्या डिप्लोमेसी सड़कों पर डिसाइड होती है? क्या कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल डिसीजंस को हम सिर्फ भारत का सपोर्ट किस साइड का है जैसे सिंपल सवालों में रिड्यूस कर सकते हैं? आज हम देखते हैं कि लोग तुरंत रिएक्शन देते हैं। इंडिया ने ईरान का सपोर्ट क्यों नहीं किया? इजराइल का सपोर्ट क्यों किया? खैर, ये वॉइस तो एक्सटर्नल है जो देश में इंटरनली मोल्ड कर कर उतारा जा रहा है। पर जियोपॉलिटिक्स कोई व्हाट्सएप पोल नहीं होता, ये एक कैलकुलेटेड सिस्टम है जहां डिसीजंस इमोशन से नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट, ट्रेड, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी से लिए जाते हैं। जियोपॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। और इंडियन डिप्लोमेसी इसी बैलेंस को समझकर चलती है। क्या बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। एक बात तो सिंपल है, जहां एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग वीक होती है वहां डिस्कशंस जल्दी ही रिलीजन बेस्ड या नैरो नैरेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन भारत एक डाइवर्स सिविलाइजेशन है जहां मल्टीपल आइडेंटिटीज कोएग्जिस्ट करती हैं। अगर ऐसे में हम फॉरेन पॉलिसी को किसी एक इमोशनल या रिलीजियस लेंस से देखने लगे तो हम ना सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करते हैं बल्कि अपने देश को भी एक अनइथिकल क्राउड रिएक्शन की तरफ धकेल देते हैं। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामिनेई को। खामिनेई मेरा शेर था, शेर। इसलिए समझना जरूरी है, डिप्लोमेसी सिर्फ शोर से नहीं समझ से चलती है। खैर, आइए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 6, इंस्टीट्यूशनल कल्चरल डिप्लोमेसी। 1950 में इंडिया ने कल्चरल डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने के लिए ICCR
इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस एस्टेब्लिश किया। इसका प्राइमरी गोल था भारत और दुनिया के बीच कल्चरल कनेक्शंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बनाना। इसके थ्रू स्कॉलरशिप्स, कल्चरल एक्सचेंजेस प्रोग्राम्स, आर्ट एग्जीबिशंस और एकेडमिक कोलैबोरेशन को एक्टिवली प्रमोट किया गया। ये एक तरह से इंडिया का सॉफ्ट पावर इंजन बन गया, जो बिना प्रेशर के अपने आइडेंटिटीज और वैल्यूज को ग्लोबल स्टेज पर प्रेजेंट करता है। और यही अप्रोच आज भी इंडिया की डिप्लोमेसी का एक इंपॉर्टेंट पिलर बना हुआ है, जहां रिश्तों को जीता जाता है मोहब्बत से। हिस्ट्री का ये सभी पार्ट से एक बात तो क्लियर है, इंडिया इन्फ्लुएंस को सिर्फ स्प्रेड नहीं बल्कि रिलेशनशिप के रूप में देखता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए वापस आते हैं अब प्रेजेंट में, जहां ये ट्रेडिशन अब स्ट्रेटेजी बन चुका है। आज इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी मल्टी पिलर्स पर स्टैंड है, तो आइए जानते हैं उन सारे पिलर्स को। पिलर नंबर 1, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। 2, नॉन अलाइनमेंट अब मल्टी अलाइनमेंट बन चुका है। कोल्ड वॉर के जमाने का नॉन अलाइनमेंट अब एक नए फेज में एंटर हो चुका है, जिसे आज मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है। पहले भारत ब्लॉक्स एंड पार्टिसिपेशन से दूर रहकर अपनी इंडिपेंडेंस बचाता था, लेकिन अब वही इंडिपेंडेंस यूज करके मल्टीपल पावर सेंटर्स के साथ इंगेज करता है, जिसका एग्जाम्पल है कि आज इंडिया एक साथ क्वाड में यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन भी करता है, साथ ही रशिया के साथ डिफेंस टाइज भी मेंटेन करता है, जो डिकेड से ट्रस्ट पर बेस्ड है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी इंडिया ने रशिया के अटैक को कंडेम नहीं किया और ना ही यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट वॉर में सपोर्ट किया। सभी कंट्री की अपनी स्ट्रेटेजिकल नेशनल इंटरेस्ट है। इनफैक्ट भारत के प्राइम मिनिस्टर ने तो ट्रेन से ट्रेवल कर यूक्रेन विजिट कर अपनी स्टैंड वर्ल्ड को क्वाइटली समझा दिया कि इंडिया डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड पीस की ओर है। हम बुद्ध की धरती से आते हैं, जहाँ युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। मिडिल ईस्ट में भी इंडिया एनर्जी, ट्रेड और कनेक्टिविटी पार्टनरशिप्स को एक्टिवली एक्सपैंड कर रहा है। ये एक केयरफुली डिजाइंड बैलेंस है, जहां रिलेशंस डाइवर्सिफाई होते हैं लेकिन डिपेंडेंसी किसी एक पर नहीं होती। इस अप्रोच का कोर सिंपल है, अलाइन विथ मेनी, डिपेंड ऑन नन। यही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी 2 है, जहां भारत दुनिया के साथ जुड़ता भी है और अपनी डायरेक्शन को भी खुद डिसाइड करता है। मतलब किसी कैंप में नहीं, सबके साथ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम का मतलब समझाया। पिलर नंबर 2, नेशन फर्स्ट डॉक्ट्राइन, इंटरेस्ट ओवर इमोशन। ये अप्रोच डिसीजंस को इमोशनल रिएक्शन से निकालकर स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन पर ले आता है। रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंस रखा, न ब्लाइंडली सपोर्ट न अननेसेसरी अपोजिशन। मिडिल ईस्ट टेंशन में भी इंडिया ने बैलेंस्ड रिस्पॉन्स दिया, इजराइल के साथ टाइज भी मेंटेन किया और ईरान के साथ कनेक्टिविटी और एनर्जी इंटरेस्ट को कंटिन्यू रखा। ये एक मैच्योर वॉर एंड पीस स्ट्रैटेजी है, जहां फोकस होता है स्टेबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म गेन पर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज दुनिया भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। नेटो जैसे अलायंस के कंट्रीज भी डायरेक्ट वॉर पार्टिसिपेशन में सीधा मना कर दिया। जर्मनी जैसे यूरोपियन कंट्री ने अपने इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक और एनर्जी इंटरेस्ट को ओपनली प्रायोरिटाइज किया। मतलब एक भी नेटो कंट्री ने यूएस के साथ डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं लिया ईरान के अगेंस्ट। क्यों? बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जो नेशन फर्स्ट वाली कॉन्सेप्ट इंडिया से निकली इस डिप्लोमेटिक शिप पर आज पूरा वर्ल्ड सवार हो चुका है। पिलर नंबर 3, ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
ये नया भारत है, किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। इस लाइन के पीछे एक क्लियर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट छुपा है, क्योंकि डिप्लोमेसी शब्दों का खेल है, मतलब हार्ड प्लस सॉफ्ट पावर कॉम्बो का स्मार्ट पावर। पहले भारत ज्यादातर अपनी कल्चरल स्ट्रेंथ, योगा, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू दुनिया में पहचाना जाता था, लेकिन आज का इंडिया सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं, कैपेबिलिटी भी दिखाता है। जरूरत पड़ा तो इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स पर डिसिसिव एक्शन लिया, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स, ऑपरेशन सिंदूर, अननोन गनमैन, पैंथर अटैक लाइक एक्टिविटीज। मीन्स वी विल हॉन्ट व्हाटएवर, व्हेनेवर एंड वेयरएवर इंडिया वांट्स। और जरूरत पड़े तो वही इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर काम बट फर्म आई टू आई डिप्लोमेसी से अपनी बात रखता है। यूनाइटेड नेशन में स्ट्रांगली पीस को भी स्ट्रेंथ करता है। मतलब सिंपल है, जहां एक हाथ में डायलॉग भी है और दूसरे हाथ में डिटरेंस भी। डिटरेंस मतलब धमकाना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, डिटरेंस का मतलब सामने वाला इंडिया के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचेगा कि इन रिटर्न उसे भी क्या हार्म करेगा इंडिया। इट मीन्स वी वोंट अटैक फर्स्ट, बट इफ यू डू द रिजल्ट विल बी डिजास्टर। इसलिए आज का भारत ना सिर्फ सुना जाता है बल्कि सीरियसली लिया भी जाता है। पिलर नंबर 4, नो मोर साइलेंस। पहले इंडिया ग्लोबल स्टेज पर ज्यादा कॉशंस और मेजर्ड लैंग्वेज यूज करता था। स्टेटमेंट्स केयरफुली बैलेंस होते थे, लेकिन आज एक क्लियर शिफ्ट दिखता है। इंडिया अब अपनी बात सीधा और कॉन्फिडेंटली रखता है। ग्लोबल फोरम्स में भी एम्बिग्यूटी कम हो गई है। इश्यूज पर क्लियर पोजीशनिंग ली जाती है। लीडर्स भी अब फेस टू फेस सिचुएशंस में फॉर्म और फैक्चुअल रिप्लाईज देने से हेसिटेट नहीं करते। I know today a lot of countries are nervous about the US, okay? Let's be honest about it. We are not one of them. ये एक माइंडसेट चेंज है, रिएक्टिव इंडिया टू असर्टिव इंडिया। पिलर नंबर 5, जियोपॉलिटिक्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस टेक्नोलॉजी प्लस सप्लाई चेन्स। आज की डिप्लोमेसी सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या अलायंस तक लिमिट नहीं रही, ये इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन का गेम बन चुका है। इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई कर रहा है, मिडिल ईस्ट और रशिया से एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहा है, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल टेक में ग्लोबल पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है, और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू नए ट्रेड रूट्स क्रिएट कर रहा है। डिपेंडेंसी कम, कनेक्टिविटी ज्यादा। आज के रिलेशंस रिलीजियस आइडियोलॉजी पर नहीं, बल्कि कौन क्या सप्लाई करता है और किस कॉस्ट पर वो डिफाइन होते हैं। यही न्यू एज डिप्लोमेसी है, जहां पावर का मतलब सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड रूट्स भी है। पिलर नंबर 6, वॉर एंड पीस बैलेंस स्ट्रैटेजी। आज के कॉम्प्लेक्स मिडिल ईस्ट क्राइसिस में इंडिया ने एक हाई लेवल बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, जहां वॉर और पीस दोनों को साथ हैंडल किया जाता है। इंडिया इजराइल के साथ अपने डिफेंस और टेक्नोलॉजी टाइज को मेंटेन करता है, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। साथ ही ईरान के साथ चाबहार पोर्ट और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू रखता है, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया एक्सेस के लिए क्रिटिकल है। और यूएस के साथ भी इंडिया का स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, स्पेशली इंडो पैसिफिक और ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स में। रिसेंट टेंशंस में भी इंडिया ने किसी एक साइड का एक्सट्रीम सपोर्ट नहीं लिया। यही न्यू इंडिया का मॉडल है, न वॉर में कूदना है, न साइड लाइंस पर रहना, बल्कि पीस के साइड स्टैंड होकर अपने इंटरेस्ट को सेफली नेविगेट करना। पिलर नंबर 7, ग्लोबल ट्रेंड। आज सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया एक नए पैटर्न की तरफ शिफ्ट हो रही है, सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन जियोपॉलिटिक्स। ट्रेडिशनल अलायंसेस अब उतने रिजिड नहीं रहे। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स के टैरिफ्स एंड ट्रेड पॉलिसीज के रिस्पॉन्स में कई कंट्रीज ने ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स और पार्टनरशिप्स डेवलप करने स्टार्ट कर दिए हैं। ये वही डायरेक्शन है जहां इंडिया पहले से चल रहा था, नेशन फर्स्ट, और अब धीरे धीरे वर्ल्ड भी इंडिया की इसी मॉडल को अडॉप्ट कर रही है। साथियों, जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय ब्रिजेस बनाए हैं। गल्फ से लेकर ग्लोबल वेस्ट तक, ग्लोबल साउथ से लेकर पड़ोसी देशों तक, भारत सभी का ट्रस्टेड पार्टनर है। कुछ लोग पूछते हैं हम किसके साथ हैं, तो उनको मेरा जवाब यही है
कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ हैं, संवाद के साथ हैं। पिलर नंबर 8, डिफेंस डिप्लोमेसी प्लस मिलिट्री कॉन्फिडेंस। इंडिया का डिफेंस सेक्टर आज सिर्फ सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं रहा, ये एक पावरफुल डिप्लोमेटिक टूल बन चुका है। हिस्टोरिकली देखा जाए, भारत के पास रिच कल्चर और नॉलेज था, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिफेंस डिटरेंस की कमी के कारण वो बार बार अटैक और लूट का शिकार बना। आज का इंडिया इसी लेसन को समझकर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंसिस्टेंटली बिल्ड कर रहा है। इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन मेक इन इंडिया के थ्रू अब रैपिडली ग्रो कर रहा है। इंडिया अपने वेपन्स सिस्टम को सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जो ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस दोनों बिल्ड करता है। यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस जैसे देशों के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंडिया की स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग को और स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि ये नया भारत है। पीस तभी सस्टेनेबल है जब आपके पास स्ट्रांग डिटरेंस हो। ये डिटरेंस डिप्लोमेसी इंडिया को एक ऐसी पोजीशन में लाती है जहां वो सिर्फ कल्चर से इंस्पायर नहीं करता बल्कि कैपेबिलिटी से रिस्पेक्ट भी कमांड करता है। पिलर नंबर 9, पाकिस्तान पॉलिसी, कंट्रोल्ड एग्रेशन। इंडिया का अप्रोच पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पिछले कुछ सालों में क्लियरली ट्रांसफॉर्म हुआ है। पहले फोकस ज्यादातर डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज और डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट पर होता था, लेकिन अब स्ट्रैटेजी ज्यादा डिसिसिव और लेयर्ड हो गई है। क्रॉस बॉर्डर टेरर थ्रेट्स के जवाब में इंडिया ने टारगेटेड मिलिट्री रिस्पॉन्स दिखाए हैं, जहां इंटेंट क्लियर था कि प्रोवोकेशन का डायरेक्ट जवाब दिया जाएगा। टेरर इंसिडेंट्स के बाद सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं बल्कि विजिबल रिटेलिएशंस प्लस ग्लोबल मैसेजिंग दोनों साथ में चलते हैं। साथ ही इंडिया ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान को टेरर नैरेटिव के थ्रू आइसोलेट करने की स्ट्रैटेजी भी अडॉप्ट की। इससे बैटलफील्ड के बाहर भी प्रेशर बिल्ट होता है डिप्लोमेटिक और रिप्यूटेशनल लेवल पर। पिलर नंबर 10, नैरेटिव वॉरफेयर एंड इंफॉर्मेशन डिप्लोमेसी। आज की डिप्लोमेसी सिर्फ बैटलफील्ड या मीटिंग रूम्स में डिसाइड नहीं होती, ये स्क्रीन्स, स्टोरीज और परसेप्शंस में भी लड़ी जा रही है। मीडिया नैरेटिव से ग्लोबल ओपिनियन को शेप करते हैं। कौन एग्रेसर है, कौन विक्टिम है, ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं, प्रेजेंटेशन भी डिसाइड करती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन लाइट के स्पीड से स्प्रेड होता है, जहां नैरेटिव्स सेकेंड में बिल्ट या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसलिए कंट्रीज एक्टिवली अपने इमेज को मैनेज करते हैं। ग्लोबल परसेप्शन बिल्डिंग एक स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी बन चुकी है। जो नैरेटिव कंट्रोल करता है वही ग्लोबल ओपिनियन इन्फ्लुएंस करता है। इंडिया भी अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि अपना वर्जन ऑफ ट्रुथ प्रोटेक्टिवली प्रेजेंट करता है। ये न्यू एज डिप्लोमेसी है जहां पावर का एक हिस्सा इंफॉर्मेशन और परसेप्शन कंट्रोल भी है। कौन सही है ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं, परसेप्शंस डिसाइड करता है। आखिर क्यों जरूरी पड़ा इंडिया को अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी को अपग्रेड करने की? आखिर क्यों जरूरी पड़ा नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की ओर मूव करने की? फर्स्ट, सॉफ्ट पावर बहुत फ्रेजाइल होती है। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता, ये लोगों के परसेप्शंस, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी पर टिकती है। इसे बिल्ड करने में सालों नहीं, कभी कभी डिकेड्स लग जाते हैं। लेकिन एक गलत सिग्नल, एक वीक रिस्पॉन्सेस या एक इनकंसिस्टेंट पॉलिसी इसे पल भर में डैमेज कर सकते हैं। इसलिए सॉफ्ट पावर को मेंटेन करना हमेशा से एक कॉम्प्लेक्स और रिस्की गेम रहा है, और यही रियलाइजेशन न्यू टर्निंग पॉइंट बना। भारत ने समझा कि सिर्फ फ्रेजाइल सॉफ्ट पावर पर डिपेंड रहना एनफ नहीं, अगर रिस्पेक्ट को सस्टेन करना है तो उसके पीछे विजिबल स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक बैकिंग भी होनी चाहिए। इसलिए इंडिया ने अपने सॉफ्ट पावर को खत्म नहीं किया बल्कि उसे अपग्रेड करके स्मार्ट पावर प्लस नेशन फर्स्ट में ट्रांसफॉर्म किया, जहां ट्रस्ट के साथ साथ डिटरेंस और कैपेबिलिटी भी स्टैंड करे। सेकेंड, परसेप्शन गैप का इशू। ब्रांड रिपोर्ट्स जैसे ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया की कुछ स्ट्रेंथ्स बहुत स्ट्रांग हैं, जैसे कल्चर, हेरिटेज, फैमिलियरिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। लेकिन साथ ही एक दूसरी रियलिटी भी सामने आती है, गवर्नेंस, कंसिस्टेंसी और रिप्यूटेशन जैसे एरियाज में परसेप्शंस उतना स्ट्रांग नहीं दिखता। यानी प्रॉब्लम कैपेबिलिटी की नहीं, प्रॉब्लम है दुनिया आपको कैसे देखती है। ये गैप डेंजरस इसलिए है क्योंकि ग्लोबल डिसीजंस फैक्ट्स पर नहीं, परसेप्शंस प्लस ट्रस्ट पर लिए जाते हैं। इसलिए इंडिया को समझना पड़ा कि सिर्फ अच्छा काम करना एनफ नहीं है, उसे इफेक्टिवली प्रोजेक्ट और डिफेंड करना होगा, क्योंकि दुनिया में रियलिटी से पहले परसेप्शंस ट्रबल करते हैं।
सॉफ्ट पावर एलोन इज नॉट एनफ। सॉफ्ट पावर अपनी जगह पावरफुल है, लेकिन अकेला काफी नहीं हो सकता। पॉलिसी एक्सपर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस जैसे काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस भी ये मानते हैं कि सॉफ्ट पावर हार्ड पावर का सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकता। कल्चर, वैल्यूज और इन्फ्लुएंस रिस्पेक्ट तो है, लेकिन सिक्योरिटी, डेटरेंस और नेगोशिएशन पावर के लिए हार्ड स्ट्रेंथ जरूरी होता है। सिंपल रियलिटी समझिए, अगर आपके पास सिर्फ सॉफ्ट इमेज है तो आप इंस्पायर कर सकते हो, लेकिन प्रोटेक्ट या इन्फोर्स नहीं कर सकते। इसी गैप को फिल करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है स्मार्ट पावर एंड नेशन फर्स्ट। मतलब ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी, और इसी शिफ्ट को इंडिया ने समझा। सिर्फ पसंद किया जाना एनफ नहीं, सीरियसली लिया जाना भी उतना ही जरूरी है। फोर्थ, नैरेटिव वॉर एंड पोलराइजेशन। डिजिटल एरा में डिप्लोमेसी का एक नया बैटलफील्ड खुल चुका है, नैरेटिव वॉर। प्रॉब्लम यह है कि मिस इन्फॉर्मेशन, ओवर क्लेम्स और एग्रेसिव ऑनलाइन बिहेवियर सॉफ्ट पावर को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय उल्टा डैमेज कर सकता है। और जब डिस्कशन पोलराइजेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फैक्ट्स पीछे छूट जाता है और इमोशंस ड्रिवन नैरेटिव्स डोमिनेट करते हैं। इसलिए आज से पॉजिटिव इमेज बनाना एनफ नहीं है, उसे प्रोटेक्ट, कंट्रोल और स्ट्रेटेजिकली प्रोजेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। आपको याद होगा महाभारत में ये नैरेटिव चलाया गया, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा मारा गया और इसी सदमे में आकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए, जबकि अश्वत्थामा हाथी मारा गया। तो आइए अब इस पूरे थ्योरी को यूएस, इजराइल और ईरान के रिसेंट टेंशन से समझते हैं कि कैसे इंडिया की न्यू एडवांस अपग्रेड सॉफ्ट डिप्लोमेसी पावर ने बैलेंस बनाया। ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी देश की डिप्लोमेसी एंड डिमांड्स उस देश की जनता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हम एक कंज्यूमर कंट्री हैं, जहां हमारे इनोवेशन सिर्फ स्कूल कॉलेज के एजुकेशन के बाद जॉब और शादी ही है, एंड इलॉजिकल सोशल ड्रामा एंड बिलीव्स। ये इतना बड़ा फैक्टर है जहां कोई भी देश इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है। खैर आइए टॉपिक पर, अब वापस चलते हैं उसी ओपनिंग सीन पर। दुनिया का एक छोटा सा मैप देखेंगे आप तो एक पतली सी लाइन है जो चमक रही है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लाइन पतली है, लेकिन इस लाइन से दुनिया की सांसें चलती है, ऑयल, गैस, ट्रेड, सब कुछ। और इसी लाइन के आसपास स्टैंड है आज की सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी एंड डिप्लोमेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, ईरान एंड ऑफ कोर्स इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। बाहर से देखने में लगता है पावर वर्सेस पावर, लेकिन अंदर जाने से तो समझ आता है ये वॉर मिसाइल का नहीं, माइंडसेट का है। अमेरिका जब वॉर स्टार्ट करता है, बहुत ही तेज प्रिसाइज स्ट्राइक्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स, रैपिड एस्केलेशंस, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। मतलब इस कॉन्फिडेंस के साथ कि दुनिया का भी एक्सप्रेशन सरप्राइज हो जाता है। लेकिन एक सच्चाई है जो खुद अमेरिका के कानों में गूंजता होगा। अफगानिस्तान याद है, इराक याद है। मतलब यूएस वॉर का ओपनिंग तो 6 से करता है, लेकिन फिनिशिंग में अक्सर क्लीन बोल्ड हो जाता है, मतलब अनक्लियर डिसीजन। वैसे यूएस की हिस्ट्री में आप देखें भी कि जो प्रेसिडेंट वॉर में इन्वॉल्व होता है वहां फेमस बन जाता है। ये उनकी हिस्ट्री है, क्योंकि वॉर जीतना और वॉर को सस्टेन करना दोनों अलग गेम्स हैं। क्योंकि इस वॉर में प्रैक्टिकली किसी का मेजर लॉस है तो वो है अमेरिका। चाहे वो कितना भी B-2 बॉम्बर, हाइपरसोनिक मिसाइल दिखा ले, लेकिन उसके F-15 फाइटर जेट को भी ईरान मिसाइल स्ट्राइक से मार जाता है, जहां कॉस्ट मार्जिन को इजीली समझा जा सकता है। और फिर आता है ईरान, जो लाउड नहीं है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर्ड है। ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी एक सिंपल रूल पर बनाई है, सर्वाइव द स्टॉर्म एंड लेट द स्टॉर्म गेट टायर्ड। मतलब तूफान को झेलो और उसे खुद थक जाने दो। किसी भी वॉर को जीतने के लिए उस देश का जियोग्राफिकल एरिया बहुत मैटर करता है। ईरान ने माउंटेन्स के नीचे जमीन के 80 to 90 मीटर अंदर मिसाइल का मल्टीपल स्टोर्स बना रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूएस को वो ऊपर से दिख जाए और उसे उड़ा दे। नो डाउट यूएस के पास एडवांस मिसाइल्स एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन ईरान के पास यूएस के अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर स्ट्रैटेजी है, जो मैं पहले बता चुका हूं। और जब स्ट्रॉन्ग पावर एंड स्ट्रैटेजी इकोनॉमी से टकराते हैं तो बैटलफील्ड शिफ्ट हो जाता है मिसाइल से मार्केट में, और यही हो रहा है। ईरान ने अपने स्ट्रैटेजी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है, तो ऑयल एंड गैस रुक चुका है।
और एक वॉर जो रीजन में था ग्लोबल इकोनॉमी का क्राइसिस बन जाता है। साफ शब्दों में समझा जा सकता है कि यूएस के लिए ईरान के लैंड पर उतरना पॉसिबल नहीं लगता, और अगर वो लैंड पर उतर भी गया तो ज्यादा टाइम तक रुक नहीं पाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान यूएस के लिए रिसेंट एग्जाम्पल है। खैर, इस पूरी इंसिडेंट में एक और कैरेक्टर है जो हार्मुज स्ट्रेट से अपने शिप को पास करवाकर अपनी डिप्लोमेसी से पूरा हेडलाइन ले जा रहा है, इंडिया, जो इस गेम को देख भी रहा है और क्वाइटली प्ले भी कर रहा है। एक तरफ इजराइल के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस, वही अमेरिका से ट्रेड स्ट्रैटेजी, ग्लोबल पोजीशनिंग, और दूसरी तरफ ईरान के साथ जियोग्राफी, एनर्जी, कनेक्टिविटी, चावार पोर्ट। तो अब जरा आप सोचिए, क्या इंडिया ऐसे डिसीजन लेता, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी नॉट। ऐसे में एक साइड चूज करना मतलब दूसरी साइड कॉस्ट बढ़ जाना, एनर्जी रिस्क में, ट्रेड रिस्क में, देश के लोग रिस्क में। इसलिए इंडिया ने डायलॉग डिप्लोमेसी चुना, जहां बात भी करना है, कैलकुलेट भी करना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी करना है। मार्च 2026 में जब टेंशन पीक पर था तो इंडिया ने ईरान के साथ इंगेजमेंट करके शिपिंग को नॉर्मलाइज करने में रोल प्ले किया। जहां पूरी दुनिया के देशों का शिप खड़ा रहा, वहीं इंडिया अपनी शिप लेकर हार्मुज स्ट्रेट से जाता रहा, और तब जाकर एक बार फिर से नेशन फर्स्ट की स्ट्रैटेजी दुनिया को समझ आया। और यही वो मोमेंट है जहां आप समझते हैं सॉफ्ट पावर एलोन काफी नहीं था। सिर्फ अच्छा देश होने से काम नहीं चलता। जब सामने वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लेक्स वॉर चल रहा हो, वहां चाहिए होता है कैलकुलेशन, कंट्रोल एंड कैपेबिलिटी। इसलिए इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर को अपग्रेड किया, नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट। कल्चर अभी भी है, वैल्यूज अभी भी है, लेकिन अब उनके पीछे एक नया लेयर है, स्ट्रैटेजी। ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी। और आखिर में बात इतनी सी है, दुनिया के इस शोर, मिसाइल्स और नैरेटिव्स के जंगल में भारत एक अलग रास्ता चूज करता है, जहां आवाज कम होती है लेकिन असर गहरा होता है। ये देश सिर्फ पावर से नहीं, बैलेंस से चलता है, सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं, समझ से जीता है। जहां दुनिया किसी एक साइड को चुनती है, वहां भारत सिचुएशंस को समझता है, और यही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी यहाँ वीकनेस नहीं, एक साइलेंट वेपन है जो बिना दिखाए इम्पैक्ट करता है। और याद रखना होगा, जब देश का नैरेटिव समझ के साथ बिल्ड होता है, तब ही देश ग्लोबल स्टेज पर रिस्पेक्ट अर्न करता है। क्योंकि आज की दुनिया में जीत उसकी नहीं होती जो सबसे ज्यादा बोलता है, जीत उसकी होती है जिसे सब सुनते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।